Good morning, students. Myself, Subita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Geology. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेप्लिकेशन एक्चुअली क्या होता है और कौन-कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है रेप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसी सीरीज में आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो कौन-कौन से हैं और किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं और कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं और किस तरह से रेप्लिकेशन हो रहा है, इसी की चर्चा आज अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट्स इन वेरियस स्टेप्स लाइक इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे अपन रेप्लिकेशन को। इनिशिएशन, सेकंड वन इज इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन में क्या होगा, रेप्लिकेशन बिगिंस एट एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में है, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है, वहां पे उस पूरे क्रोमोसोम पे अपन कह सकते हैं एक साइट ऐसी है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और उस साइट को अपन कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड, elongation, new strands of DNA are synthesized by DNA polymerase। जब origin of replication से replication start होता है और DNA polymerase नए strands का निर्माण करता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनके अगेंस्ट में। थर्ड इज टर्मिनेशन। Replication is terminated differently in prokaryotes and eukaryotes। क्योंकि आज अपन प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए अपन प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कैसे टर्मिनेट होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक आउटलुक है प्रोकैरियोट्स के डीएनए के रेप्लिकेशन की। ये सर्कुलर क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, इकोलाई का अपन कह सकते हैं। फिर एक जगह से जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां से डीएनए अनवाइंड होना शुरू करता है, मतलब खुलना शुरू करता है और फिर दोनों डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे ये स्ट्रैंड खुलेंगे तो जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे कोइलिंग बढ़ जाएगी और उस कोइलिंग को टोपोआइसोमेरेज है वो हटाता है, क्योंकि अगर वो कोइलिंग बढ़ती जाएगी तो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे। इस तरह से ये रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा और फाइनली 2 कॉपी बन जाती हैं और दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। ध्यान रखिए ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो कर रहा है। मतलब दोनों जो नए कॉपी बन रहे हैं उनमें एक स्ट्रैंड तो पुराने वाला है जो कि आसमानी कलर का है और नया जो है वो पर्पल कलर में बन रहा है। एक स्ट्रैंड आसमानी कलर में और दूसरा पर्पल में। सेम इसी तरीके से एक पुराना मतलब ओल्ड स्ट्रैंड है वो आसमानी कलर में और नया जो बन रहा है वो पर्पल में। तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक एक पुरानी कॉपी और एक नई कॉपी बनी जा रही है। अब देखते हैं इनिशिएशन के बारे में। द क्रोमोसोम ऑफ ए प्रोकैरियोट इज सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अपन सब जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। रेप्लिकेशन बिगिंस एट वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन अराउंड द क्रोमोसोम। ये जो रीजन है जो आपको हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है ये है ओराई। इसको अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं, फिर ओराई भी कहते हैं। तो इस ओराई रीजन से फिर दोनों तरफ रेप्लिकेशन चलता है बाई डायरेक्शनली मोड में। The enzymes involved in the DNA replication are closely associated in one large complex called replisomes। अब चूंकि लास्ट स्लाइड पे हम जाते हैं एक बार वापस, जब इधर रेप्लिकेशन होना शुरू होएगा और एक इस तरफ, तो दोनों तरफ 2 रेप्लिसोम्स, मतलब जो भी एंजाइम्स इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उस पूरे मतलब एसोसिएशन को क्या कहेंगे अपन, रेप्लिसोम। द रेप्लिसोम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होगा उस रेप्लिसोम में, द प्राइमोसोम कंपोज्ड ऑफ प्राइमेज एंड हेलिकेज। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज प्राइमोसोम। तो जो प्राइमेज एंजाइम है और हेलिकेज, इन दोनों को कंबाइन करके प्राइमोसोम कहा जाता है। तो रेप्लिसोम में क्या सबसे पहली चीज है वो है प्राइमोसोम। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम एंड टोपोआइसोमेरेज जो कि सुपर कोइलिंग को हटा रहा है। लाइगेज एंजाइम, अपन देखेंगे इसका रोल क्या है। एसएसबी अपन पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये, एंड इनिशिएटर प्रोटीन।
तो ये सब चीजें मिलके किसका निर्माण कर रही हैं? रैप्लिसोम्स। मतलब रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जिन जिन एंजाइम्स या प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है उन सबको मिला के क्या कहा गया है? रैप्लिसोम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमोसोम का कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया। प्राइमोसोम मतलब प्राइमेज एंजाइम एंड हेलिकेज एंजाइम। तो यहाँ पे आपको डबल स्टैंडर्ड को इस फॉर्म में दिखाया गया है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा इसके अगेंस्ट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है। तो ये यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम है जो कि प्राइमर का निर्माण करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसको एक फ्री ओएच चाहिए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए। अगर उसके पास उसको अवेलेबल होता है OH 3 प्राइम का OH, तो वो रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो ये प्राइमेज एंजाइम जो है वो इस प्राइमर का निर्माण करता है। तो प्राइमेज एंजाइम और ये डीएनए बी और डीएनए सी ये क्या है? हेलिकेज एंजाइम है। इन दोनों को मिला के क्या कहा गया है? प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन दिस स्टेप। अब अपन देखेंगे कि रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। The very beginning step of DNA replication is unwinding of DNA molecule। सबसे पहले तो क्या होगा, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो अब खुलेंगे, अनवाइंडिंग होगी उनकी। This is done by the enzyme DNA helicase। जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है? इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, which causes the two parent DNA strands to unwind and separate from one another at the origin of replication। सबसे पहले ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उस साइड पे जाके इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों जो स्ट्रैंड है इनको सेपरेट करता है टू फॉर्म टू वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्म। और इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के बाद एक अपने को वाई शेप का स्ट्रक्चर मिलता है। क्योंकि दो डायरेक्शन में हो रहा है तो मतलब दो रेप्लिसोम्स बन रहे हैं, तो दोनों तरफ ऐसे वाई शेप, ये सपोज राइट साइड का रैप्लिसोम दिखा रहा है तो एक इस तरफ भी होगा यहाँ पे, तो दोनों तरफ वाई शेप का स्ट्रक्चर अपने को दिखता है। इस वाले रीजन को इस तरह की जो स्थिति है, मतलब जहां आधा डीएनए खुला हुआ है और इस तरह से आधा बाइंडेड, तो ये जो रीजन है इसको अपन कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, तो दो रेप्लिकेशन फोक अपने को दिखेंगे, एक दोनों जिन डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चल रहा है, और अपने को दो वाई शेप के स्ट्रक्चर मिलते हैं जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। These replication forks are the actual site of DNA copying। और इन्हीं रेप्लिकेशन फोक्स वाले रीजन में ही सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। After the helix destabilizing proteins binds to a single stranded region so that the two strands do not rejoin। अब जैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, जो कि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है एक दूसरे के, इसलिए ये वापस कोशिश करेंगे कि वापस इनमें बाइंडिंग हो जाए। लेकिन अपने को इनके बाइंडिंग होने से रोकना है तब तक कि जब तक कि इनका रेप्लिकेशन नहीं हो जाए। ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? एसएसबी प्रोटीन्स को बाइंड करा देंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे? जैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, अब इन पे जाके ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो, जैसे ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये बाइंड हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड जो है अब आपस में रिबाइंड नहीं हो सकेंगे। Enzymes called topoisomerase produce breaks in the DNA and then rejoin them in order to relieve the stress in the helical molecule during replication। जैसे जैसे यहाँ ओपनिंग होएगी तो ये जो यहाँ का फोर्स है, या जिसको अपन कहते हैं ये जो बल है, ये पीछे वाले स्ट्रैंड को और ज्यादा बाइंडिंग में ला देता है, मतलब स्ट्रेस डालता है उस पर ताकि वो और ज्यादा टाइटली बाइंड हो। तो ऐसी स्थिति में वो डीएनए की ओपनिंग होना मुश्किल है। तो टोपोआइसोमेरेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, उस जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन होता है उसको, जैसे ये दोनों स्ट्रेन है इनमें से एक को कट लगा के और उनके जो एक्स्ट्रा जो बल लग जाता है उसको वो निकाल के उसको स्ट्रेट फॉर्म में ला देते हैं। सेकंड स्टेप आता है इलोंगेशन। एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन दिस स्टेप। इन दिस फेज द सिंथेसिस ऑफ टू न्यू डॉटर स्ट्रैंड टेक्स प्लेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब जो पेरेंट डीएनए वो दोनों जब ओपन हो जाते हैं तो वो अब यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम कर रहे हैं। मतलब टेम्पलेट का मतलब उनके अगेंस्ट में अब एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द एंजाइम दैट सिंथेसाइज द डॉटर स्ट्रैंड। अब यहाँ पे इलोंगेशन को कौन आगे कंटिन्यू करेगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब अपने को ध्यान रखना है प्रोकैरियोट्स में जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है वो है
DNA polymerase third. At this point, a primer is needed so that DNA polymerase third can begin to act. मैंने पहले भी बताया था कि DNA polymerase third की एक कमी है कि डायरेक्ट अपनी मर्जी से कहीं भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, भले ही उसके पास एक टेम्पलेट स्टैंड है, जब तक कि इसको एक 3 प्राइम एंड पे एक फ्री OH नहीं मिलेगा। तो जैसे ही इसको प्राइमर का 3 एंड पे OH दिख जाएगा, ये उस स्ट्रैंड को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। दिस फेज इज मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो जब ये रेप्लिकेशन शुरू होगा तो दो तरह के स्ट्रैंड्स अपने को, जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं उनको अपन एक को नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड एंड दूसरे को देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। सपोज ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो एक जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। और जो छोटे छोटे दूसरी तरफ जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनेंगे वो कहलाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स। इसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं डायग्राम में। लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोक। सपोज ये जो लेफ्ट साइड की फोक है, इसकी तरफ जैसे ये खुलते हैं, दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं, यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इसके अगेंस्ट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन या नया स्ट्रैंड बनेगा, आप सब जानते हैं। तो जो और ये रेप्लिकेशन फोक का डायरेक्शन है, ये लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो इस रेप्लिकेशन फोक के साथ जो स्ट्रैंड बनता जा रहा है वो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और इस रेप्लिकेशन फोक के डायरेक्शन के उल्टी तरफ जो स्ट्रैंड बनता जा रहा है वो कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड बनने का रीजन ये है कि अपन सब जानते हैं डीएनए जो पॉलीमराइजेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलेगा। तो यहाँ ये एंड जो है ये 3 प्राइम है और नया जो बन रहा है 3 के अगेंस्ट में 5 से शुरू होगा और ये 3 प्राइम की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ जब ये ओपनिंग हुई तो ये 5 प्राइम है, क्योंकि इधर 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम। अब 5 प्राइम के अगेंस्ट में 3 प्राइम, तो ये तो इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता क्योंकि रेप्लिकेशन उल्टा नहीं हो सकता। 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं पॉसिबल है, अपने को आना तो पड़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो शुरू में सपोज ये यहाँ पहुंचता है तो ये इतना ही डीएनए खुला होगा, ये वाला पोर्शन। तो इसको जितना खुला हुआ डीएनए मिलता है उसके अगेंस्ट में ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ शुरू कर देता है। फिर ये यहाँ आगे बढ़ता है तो फिर ये वाला रीजन खुलता है, तो फिर इतना खुला हुआ रीजन मिलेगा तो ये यहाँ से शुरू कर देगा। फिर ये यहाँ पहुंचता है तो ये खुला हुआ रीजन मिलता है तो इसके अगेंस्ट में ये यहाँ से शुरू कर किया। तो इस तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड बनने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो छोटे छोटे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे इस वाले रीजन को, जिसमें ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड बनने में इसको दिक्कत आ रही है। तो ये जो छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड्स बन रहे हैं इनको अपन कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। कई बार वन वर्ड मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। Legging strand synthesis occurs discontinuously by loop formation in short segment called Okazaki fragments. ये मैंने आपको बता दिया। The legging strand is looped so that DNA synthesis proceeds steadily on both the leading and lagging strand templates at the same time. हालांकि legging strand बनने में दिक्कत आती है, लेकिन वो इसलिए है कि ताकि दोनों स्ट्रैंड पे साथ साथ DNA polymerization या replication होता रहे। The synthesis of Okazaki fragment on the lagging strand requires DNA B helicase and DNA G primase that constitute a functional unit within the replication complex, the chromosomes. और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जो प्रोसेस बनने की वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इनको DNA B हेलिकेज चाहिए और DNA G प्राइमेज, क्योंकि बार बार मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ कि DNA पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है उसको प्राइमर चाहिए, और चूंकि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनमें उनको बार बार प्राइमर की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए जो प्राइमोसोम है ये वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ताकि बार बार प्राइमर्स का निर्माण हो सके और जो डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली परफॉर्म होती रही। डीएनए बी हेलिकेज फर्स्ट अनवाइंड द रेप्लिकेशन फोक। अब जो हेलिकेज है डीएनए बी, ये सबसे पहले क्या करता है, रेप्लिकेशन फोक को ओपन करता है। डीएनए
प्राइमेज देन एसोसिएट विद द डीएनए बी हेलिकेज विच सिंथेसाइज ए शॉर्ट आरएनए प्राइमर। अब ये डीएनए प्राइमेज जो एंजाइम है, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है प्राइमेज मतलब प्राइमर का निर्माण कर रहा है। ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम जो है वो डीएनए बी हेलिकेज के साथ जुड़ के एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा। The clamp loading complex of DNA polymerase III loads a beta sliding clamp to the primer. अब जो ये DNA polymerase III एंजाइम है, इसका एक स्ट्रक्चर है। उस मतलब स्ट्रक्चर क्या है, एंजाइम है तो प्रोटीन है, और ये प्रोटीन बहुत सारी प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। तो उसमें एक बीटा स्लाइडिंग क्लैंप मतलब एक क्लैंप लोडर है, उसका एक जो डीएनए पॉलीमरेज III का एक भाग है, उसको अपन कहेंगे क्लैंप लोडर। और ये क्लैंप लोडर क्या करेगा, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप को प्राइमर के साथ अटैच करवा देता है। आप ऐसे समझो कि जैसे अपने हाथ है डीएनए का टेम्पलेट या प्राइमर समझ लो, और इस प्राइमर के साथ जुड़ के डीएनए पॉलीमरेज आगे नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। तो डीएनए की पकड़ उस प्राइमर को मजबूत बनाने के लिए ये क्या करेगा, ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप को उससे प्राइमर पे लोड करा देता है। जैसे कि हाथ में हथकड़ी बना देने से पकड़ मजबूत हो जाती है, उसी तरीके से ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप जो है वो डीएनए पॉलीमरेज III की पकड़ मजबूत कर देता है प्राइमर के साथ। The primer is then extended by the DNA polymerase III. फिर उसके बाद उस प्राइमर का जो 3 प्राइम OH है, वहां डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन करना शुरू कर देता है और एक नए स्ट्रैंड का निर्माण होता चला जाता है। ये पूरी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। सपोज ये राइट साइड की रेप्लिकेशन फोक है, इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है। ये 5 प्राइम नया जो स्ट्रैंड बन रहा है, ये चूंकि ये इसका 3 एंड है, तो मतलब इधर से इधर वाला एंड जो है वो 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चल रहा है। ये यहाँ से और ओपन हो गया तो यहाँ से नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, फिर ये आगे खुलेगा तो यहाँ से फिर ये छोटा स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये इधर जो बन रहा है ये है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जबकि इस वाले में तो दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि ये जो सिंथेसिस हो रहा है वो 5 प्राइम से शुरू हुआ और इसको कंटिन्यूसली ये सारा डीएनए अनवाइंडिंग होने के साथ साथ ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है उधर, और ये लैगिंग स्ट्रैंड है। आप पोजीशन देख सकते हैं सारे एंजाइम्स या सारे प्रोटीन्स के। ये ब्लू कलर में आपको हेलिकेज एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने का काम कर रहा है। जैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में आ रहे हैं, उस कंडीशन में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एसएसपी प्रोटीन्स आगे जुड़ जाती हैं ताकि दोनों स्ट्रैंड आपस में रीबाइंड ना हो। और जैसे इसके अगेंस्ट में नया स्ट्रैंड बन जाता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हट जाती हैं। यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज III एंजाइम है। डीएनए अच्छा, फिर अपने डीएनए लाइगेज की भी बात करेंगे और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की भी बात करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, अब ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम का काम यहाँ पे आता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम है, इसमें पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी तो है ही है, साथ में ये रिपेयर का काम भी करता है। क्या करेगा, ये रिपेयर में किस तरीके से, ये जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे येलो कलर के, लाइट येलो कलर में आपको ये ऑरेंज कलर में स्ट्रक्चर दिख रही है प्राइमर। जबकि अपने को तो और प्राइमर क्या होता है, एक्चुअली आरएनए होता है एक तरीके से, जबकि अपने को तो बनाना है डीएनए। अब डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में आरएनए का काम यहाँ पे अपने को नहीं चाहिए, मतलब ये आरएनए प्राइमर अपने को यहाँ से हटाना है, हटा के और इन जो टुकड़ों में जो स्ट्रैंड्स हैं इनको आपस में जोड़ना है अपने को। तो ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज है, मतलब ये जो भी इसको किनारे मिलते हैं उन किनारों पे ये काट छाट कर सकता है। तो ये जैसे ये किनारा है तो इस पे ये प्राइमर है, इसको ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, काट देगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज सारे प्राइमर्स को यहाँ पे काट कर अलग कर देता है। जैसे ये इन प्राइमर्स को काटता है और यहाँ पे डीएनए का भाग सिंथेसाइज कर देता है। जैसे ये डीएनए का भाग सिंथेसिस करेगा, अब जो गैप्स हैं बीच में, ये गैप्स को भी अपने को भरना पड़ेगा ताकि ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड बने, क्योंकि अपने को टुकड़ों में नहीं चाहिए डीएनए, अपने को ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड चाहिए। फिर आएगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये जो गैप है इसको फिल कर देता है और फिल करके इसको
पूरे एक स्ट्रैंड बना देता है, जैसे कि एक सीमेंट का काम करता है। यहाँ पे अपन जानते हैं दो ईंटों के बीच में सीमेंट डालते हैं तो दोनों ईंट जुड़ जाती हैं, वैसे सीमेंटिंग का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? डीएनए लाइगेज। दोबारा ध्यान दे ले, थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये रेप्लिकेशन का काम कर रहा है यहाँ पे, जबकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे रिपेयर का काम भी करेगा। ये प्राइमर्स को हटा के नया डीएनए बनाएगा, प्राइमर वाली जगह पे डीएनए बनाएगा, और फिर डीएनए लाइगेज ये जो बीच में गैप है इसको फिल करके कंटिन्यूस स्ट्रैंड का निर्माण करता है। तो ये काम है सारे एंजाइम और सारी प्रोटीन्स का। दूसरी तरफ टोपोआइसोमेरेज, मैंने कहा था जैसे जैसे डीएनए को खोलेंगे, यहाँ से जब अपन खोलेंगे तो पीछे वाले जो डीएनए है इधर वाला, उसमें और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसकी बाइंडिंग है वो और टाइट हो जाएगी, मतलब उसमें गुंडियां पड़ने लगेंगी। तो इन गुंडियों को निकालने का काम क्या कौन करता है? टोपोआइसोमेरेज। Once an Okazaki fragment has been completed, its RNA primer is removed and replaced with DNA by DNA polymerase first, and the remaining nick is sealed by DNA ligase. मैं बता चुकी हूँ कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पे जो आरएनए प्राइमर है उनको हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, और फिर उन सारे स्ट्रैंड्स को आपस में डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। डीएनए लाइगेज कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और वो किस प्रोसेस के द्वारा उनको जोड़ता है? उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वापस से बना देता है। थर्ड स्टेज आती है टर्मिनेशन। एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन दिस। अब इस स्टेज पे क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल जीनोम प्रोसीड बाई डायरेक्शनली, अपन सब जानते हैं कि दोनों डायरेक्शन में चलता है ये रेप्लिकेशन, विच टर्मिनेट्स एट ए पोजिशन डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां पे जैसे सपोज ये सर्कुलर क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, तो अगर यहाँ पे 12 जहां बजते हैं घड़ी में, 12 बजने वाली जगह पे अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो 6 बजने वाली जगह पे क्या होगा? टर्मिनेटर साइट होगी। ध्यान रखें, अगर घड़ी की इमेज की तरफ अपन क्रोमोसोम को देखते हैं तो जहां 12 बजते हैं वहां पे अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो 6 बजने वाली जगह पे क्या होगा? टर्मिनेटिंग साइट होगी, वहां पे टर्मिनेशन वाली प्रोसेस होगी। Replication terminates at the terminus region containing multiple copies of a 20 base pair sequence called ter या terminus sequence। अब जो 6 बजने वाली जगह है वहां पे बहुत सारी टर सीक्वेंसेस पाई जाएंगी। टर सीक्वेंसेस मतलब 20 लगभग 20 बेस पेयर की सीक्वेंसेस होंगी बहुत सारी, जिनको अपन कह रहे हैं टर सीक्वेंस, और रिपीटेड फॉर्म में पाई जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक टर सीक्वेंस है 20 पेयर की, बहुत सारी टर सीक्वेंसेस वहां पे पाई जाएंगी। टर सीक्वेंस वर्क्स एज ए बाइंडिंग साइट फॉर प्रोटीन, क्योंकि उस क्रोमोसोम को कैसे पता चलेगा कि मेरे को अब रेप्लिकेशन रोक देना है? तो ये जो टर सीक्वेंस है उन पे एक टस प्रोटीन बाइंड कर जाती है। टस का फुल फॉर्म है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंट, विच स्टॉप द डीएनए बी हेलिकेज। जैसे ही टर सीक्वेंस पे टस प्रोटीन बाइंड हो जाती है, इस टस प्रोटीन का काम क्या है कि डीएनए बी हेलिकेज को अब कहेगी अब आपका काम हो गया, अब आप हट जाइए यहाँ से, रिजल्टिंग इनटू द टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और जैसे ही ये टस प्रोटीन डीएनए बी हेलिकेज को हटा देती है, हेलिकेज का काम रुक जाएगा, और हेलिकेज का काम रुक जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन भी रुक जाएगा। द कंप्लीटेड क्रोमोसोम्स देन पार्टीशन इनटू 2 डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जैसे रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो दोनों जो है डीएनए क्रोमोसोम, दोनों जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीजन होएगा तब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सपोज ये सर्कुलर डीएनए बन गया, एक आसमानी कलर का जो पेरेंट स्ट्रैंड था उसके अगेंस्ट में नया पर्पल कलर का नया स्ट्रैंड बन गया, इधर से रेप्लिकेशन हो रहा था और इधर से रेप्लिकेशन होते होते ये वाली स्थिति आ गई। अब सिर्फ इस वाले रीजन की कहानी है। मैंने कहा था अगर 12 बजने वाली स्थिति पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो 6 बजने वाली स्थिति पे क्या होगी? टर्मिनेशन साइट होगी, और यहाँ पे बहुत सारी टर सीक्वेंसेस पाई जाएंगी। टर प्रोटीन पे टर सीक्वेंसेस पे टस प्रोटीन बाइंड करती है, और ये टस प्रोटीन क्या करेगी? जैसे डीएनए हेलिकेज आएगा इधर, उसको कहेंगे अब आप जा सकते हो, आपका काम हो गया है। और जैसे हेलिकेज हटेगा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, और यहाँ पे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होएगी, और ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ से अलग होके 2 क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। अब जो अपन ने अब तक पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव,
with each existing strand serving as a template for the synthesis of new strand. सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड. Replication begins at and proceed bidirectionally from the point of origin. Point ORI region से या origin of replication से replication शुरू होगा, दोनों डायरेक्शन में चलता है. On one strand synthesis continuous, एक स्ट्रैंड पे synthesis जो है डीएनए का वो continuously रहता है, जिसको अपन leading strand कहते हैं. And on the other strand the synthesis is discontinuous, जिसको अपन ओकाजाकी fragments कहेंगे. Okazaki fragments are joined together by DNA ligase. DNA polymerase third is the main replication enzyme. DNA polymerase first is responsible for specific function during replication and repair. DNA polymerase third है वो main enzyme है replication का, जबकि DNA polymerase first जो है थोड़ा सा polymerization करता है और repair का काम करता है, मतलब primer को हटा के और वहाँ पे DNA का निर्माण करता है. TER sequences work as binding site for protein TUS. TER सीक्वेंस पे आके TUS प्रोटीन बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से हेलिकेज हट जाता है और रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. सो ये था अपना ओवरऑल रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, जिसके अपने आज स्टेप्स के बारे में देखा, कैसे पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन करता है, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं और किस तरीके से मशीनरी काम करती है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आए. मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि हमारे वीडियो बनाने के साथ आप बुक्स को रेफर करें, क्योंकि बिना जब तक आप बुक्स को नहीं पढ़ोगे ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.